कुमार प्रताप सिंह बारहट भैया ये शाहपुरा के थे। कल मैंने बताया था आपको कि एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा परिवार, कौन से क्रांतिकारी का परिवार पूरा की पूरा ही क्रांतिकारी था, तो वो है ए श्री सिंह बारहट का परिवार या बारहट परिवार। देखो, ये शाहपुरा के निवासी थे। इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था, जो भीलवाड़ा के पास है। मैंने बताई थी आपको उस दिन कल। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली। विरासत का मतलब होता है बाप दादा से मिली, क्योंकि पूरा परिवार ही क्रांतिकारी था। इनके पिता केसरी सिंह बारहट, चाचा जोरावर सिंह बारहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातना दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। देखो साहब, बनारस में एक षड्यंत्र चलाया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 5 वर्ष की इनको कठोर कारावास दिया गया, सजा हुई इनकी बरेली की। जब ये जेल में थे, कारागार में थे, तो इनको बहुत अमानवीय यातना दी गई, जो मानव के साथ नहीं दी जाती हैं, पशुओं के साथ भी नहीं दी जाती। इतनी बुरी बुरी यातनाएं दी। गरम गरम सरिया से इनको घुटवाया गया है, इनके हंटरों से पीटा, बहुत ज्यादा इनको तकलीफ दी गई, जिससे कि ये अपने उन सहयोगियों का नाम बता दें जो इनके साथ थे, जिन्होंने अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। उसने कहा, क्लीवलैंड ने, कि भाई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है प्रताप सिंह बारहट, हम तुमको छोड़ देंगे यार, तुम्हारी माँ के पास चले जाना, तुम बता दो उनका नाम। तो प्रताप सिंह ने कह दिया कि मैं अपनी सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। देखो, आज तो मेरी माँ रो रही है, यदि मैं नाम उगल दूंगा, बता दूंगा, तो और दिन बेचारी कितनी सैकड़ों माँ रोएंगी, और मैं उन सैकड़ों माताओं को रुलाने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रोए। अमानसिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ठीक है साहब, अगला नंबर है बालमुकुंद बिस्सा। ये जोधपुर के थे भाई। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के सीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। डीडवाना नागौर में पड़ता है, ठीक है, और नागौर और जोधपुर की सीमाएं मिली हुई हैं आज। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। लू, देखो, राजस्थान में गर्मी के दिनों में, गर्मी की ऋतु में बहुत चलने वाली तेज हवा को, जो बड़ी गर्म होती है, शुष्क होती है, उसको लू कहते हैं। कंठ सूख जाता है, गला सूख जाता है, रेगिस्तानी इलाका है ने,
पानी की तो वैसे भी संभावना कम है। उस हवा में केवल गर्मी ही गर्मी है, खुश्की है, शुष्क हवा है, आर्द्रता नहीं है, कंठ सूख जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसे लू कहते हैं। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं, जो रेगिस्तान में चलती है, अपने राजस्थान में ज्यादातर। हाँ, उसके द्वारा साहब इसकी मौत हो गई। कब हुई थी? 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्वा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। अब नंबर आया है सागरमल गोपाल जैसलमेर। देखो, जैसलमेर में जन्मे थे क्रांतिकारी। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपाल जीवन पर्यंत अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर भी विशेष जोर दिया। गोपाल ने आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए उनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर उन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। देखो, इन पर केरोसिन छिड़कवा दिया गया और इनको आग लगवा दी गई जेल में ही। इनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो देखो, अब तक जो आपने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है, सभी क्रांतिकारियों पर अंग्रेज कितना अमानुषिक अत्याचार कर रहे हैं। बताओ, कितना रोज फैलेगा राजस्थान के लोगों में इस अमानुषिक यातनाओं का, अत्याचारों का। अगला क्रांतिकारी था नाना भाई खान, राष्ट्रपाल डूंगरपुर के थे। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन के स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। राष्ट्रपाल के नाना भाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। देखो, ये बच्चों का अध्ययन कराते थे। अंग्रेज चाहते थे कि अपनी भाषा में और इनमें देशभक्ति की भावना जो पैदा कर रहे हैं, ये शिक्षा इनको नहीं दी जाए, पाठशाला बंद होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं जब तक जीवित हूं जब तक ये पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दलबल सहित ग्राम राष्ट्रपाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुन्नों से पाठशाला के आंगन में नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि उनका देहांत हो गया। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू ये झुंझुनू के रहने वाले थे। झुंझुनू जिला है, मैंने कल बताई थी, शेखावाटी में सीकर झुंझुनू है कि हनुमानपुरा गांव में 1901 में इनका जन्म हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी। हरलाल सिंह ने रियासतों एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण इनके सहयोगियों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ। इनकी
प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांवर एवं कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजौलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन के में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। अब देखो, हमने अभी अभी तो ये पढ़े थे क्रांतिकारियों के नाम जिनमें पुरुष शामिल थे, लेकिन राजस्थान की महिलाओं भी पीछे नहीं रही पुरुषों से। राजस्थान की महिलाओं ने भी क्रांति में बड़ा जोर तोड़ से भाग लिया। जानकी देवी बजाज सीकर, देखो इनका जन्म लक्ष्मणगढ़, ये सीकर में पड़ता है, के सेठ गिरधारी लाल जाजौदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को श्रद्धांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद उनको गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल में 1944 के अधिवेशन में की भी अध्यक्ष चुनी गई थी। अंजना देवी चौधरी सीकर, इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों के स्त्रियों में राष्ट्रीय समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह कार्य किया, चाहे दलितोत्थान का कार्य हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रतन शास्त्री जयपुर, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खासरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जनसेवा के उद्देश्य से वनस्थली के में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। रमा देवी जयपुर, इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा साय के घर हुआ। इनका 7 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया। 11 वर्ष की छोटी आयु में ही विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना आरंभ किया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजालिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी ने 1931 में बिजौलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकाल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी। इन्हें यहाँ के कोतवाल से अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सबने अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी, जो भी बताई थी आपको। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बदल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उसको उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खांट ने मना भी कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खांट की पिटाई की और अध्यापक सिंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, तब उसने अपनी गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भील को चीरते हुए ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रोकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई की कमर में बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने काली भाई को छलनी कर दिया।
18 जून 1947 के दिन इनका अंत हो गया। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 को इसने दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है आज भी। अब आई है किशोरी देवी का नंबर 7। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा तोतिया कवास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तुम्हारा ये पाठ पूरा हो गया है और अब अगला पाठ है राजस्थान के प्रमुख आंदोलन।